जूही जी, अब इसका जवाब आप दीजिएगा। जो कह रहे हैं राजीव जी यहाँ पर कि भाई सहयोगियों के साथ ही मिलकर तो एक गठबंधन बनता है ना, और ये तो प्री पोल अलायंस है, फिर आप लोग बार बार क्यों इस तरफ चोट करते हैं कि ये तो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इस सरकार को तो मैंडेट मिला ही नहीं है, पहले से गठबंधन में साथी थे, आप लोग भी तो इंडिया गठबंधन के साथी है ना। गैर मतलब है कि 18 जून से बिहार में 12 पुल गिर चुके हैं, तो ये जनादेश जो है वो कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में हम आए, राम मंदिर में पानी चूने लगा, नीट का पेपर लीक हो गया, 2017 से जितनी भी नियुक्तियां निकली थी सबके पेपर या तो लीक हो गए या कैंसिल हो गए, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारी जेईई के जो लोग हैं जिनको पिछले 6 साल से वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे सारे लोग, चाहे वो पेट्रोल पंप ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर हो, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, सबके पेपर लीक। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक 6,800 लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट, आप स्ट्रैटेजी कहें, चाहे आप उसको जो शाजिया जी कह रही थी वो कहें, चाहे आप इवेंट मैनेजमेंट कहें। इन्वेस्टमेंट समिट हुई, आप मुझे बताइए क्या एक भी इन्वेस्टमेंट का रुपया जमीन पे उत्तर प्रदेश में आया? आपने कौन से नए स्टेट हाईवेज बनाइए, हमें ये बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि कौन सा नया अस्पताल आपने खोला। जो कैंसर हॉस्पिटल हमने खोला था कोविड के समय, हमें मशक्कत करनी पड़ी कि आप उसको कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल बना दीजिए। अस्पतालों में लाखों रुपए के उपकरण 2017 से पहले जो खरीदे गए थे वो ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि किसी और सरकार ने उन्हें खरीदे थे। तो ये तो विकासशील सरकारों की पहचान नहीं होती है। डायल 100 हमने बनाया, आपने नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको आपने सशक्त करने के लिए क्या किया? वहाँ पर जो लड़कियाँ काम करती थी उनको आपने निकाल दिया क्योंकि वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं थी। 10-90 उसको मजबूत और उसको और सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? स्वास्थ्य सेवाएं, कितना बजट आप उनको दे रहे हैं? अभी शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया क्योंकि आपने ये मैंडेटरी कह दिया था कि वो बारिश में भी जा करके सुबह अपनी अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक रजिस्टर कराएं। थोड़ा तो समझिए कि आपकी स्थितियां कैसी हैं, आपका आधारभूत ढांचा क्या है। और ये कहना कि हम उन सीटों पे स्ट्रैटेजी देखेंगे, अपना काम देखिए क्योंकि अब आप हारने वाले हैं, आप काम पर हारे हैं। महंगाई कि भाई अपने हार जो रही उसकी समीक्षा करेंगे, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए उस समीक्षा, हाँ जी, हाँ उस समीक्षा में मैं 1 मिनट बोलूंगी। उस समीक्षा में भी जब आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाते हैं तो आपके खुद के लोग, आपके पहली बात तो जिलाधिकारी क्यों समीक्षा बैठक में जाता है, ये कौन सा नया रूल है? और वहां भी आपके पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं के ऊपर गाली गलौज करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं, शाज़िया इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले ठीक है हम क्योंकि इसमें एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो विजय जी, जो यहाँ पर जूही जी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी पूरी, आपको मतलब लगता है आपको कि यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसका असर हम देख रहे हैं, लगातार फायदा हो रहा है विपक्ष को और कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है बीजेपी को, एनडीए को? बिल्कुल ठीक बात है शिरीन जी। पहले थोड़ा सा मैं, अभी बहुत सारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई, मैं उसमें थोड़ा सा 1 मिनट बोलना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं उसमें एक तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक बहुमत मिला, उससे सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन वो एक सामूहिकता का फैसला है। जनता ने कहा कि आप सबको साथ लेकर चलें, नारे के अलावा सबको साथ लेकर चलें, जो पार्टीज हैं, दूसरे लोग हैं, जनता है, उन सबको साथ लेकर चलें, ये बीजेपी के लिए मैसेज है। और ये राजीव रंजन ने ये बिल्कुल ठीक बात की कि सहयोगियों को बैसाखी कहना ठीक बात नहीं। सहयोगी प्री पोल अलायंस में हैं, उनके साथ आए हैं, 293 है, अब वो कम हुई उनकी सीटें, 240 हो गई, 303 से 63 सीटें कम हुई, हालांकि नतीजे में वो 93 सीटें हारे। 30 सीट जो पुरानी सीटें थी उसमें 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसमें से 30 नई सीटें जीती, इसलिए वो 60 का वो आ रहा है। तो बीजेपी के लिए गंभीर विषय है कि कैसे चिंता हो रही है। और उसमें भी जैसे उत्तर प्रदेश में आप प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए, आज उत्तराखंड में बद्रीनाथ हार गए, तो क्या आपको धर्म से जुड़ी हुई जो राजनीति है उस पर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है? ये भी एक मुद्दा है। और दीपक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे मुझे हैरानी, मैं सोच रहा था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी सरकार बनाने के लिए सोच रही थी। अब मुझे समझ आया कि वो विपक्ष में ही रहना चाहते थे और इसलिए वो खुश हैं कि 100 सीटें उनकी आ गई हैं, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और वो भी सहयोगी दलों के साथ है। और पिछले 40 साल में, शायद दीपक जी को जानकारी नहीं होगी, पिछले 40 साल में कांग्रेस को
कभी भी जब भी वो बहुमत में रही उसके पास बहुमत वाले आंकड़ा नहीं रहा, समझे। सबसे बड़ा आंकड़ा 91 में जब रहा तो 233 का रहा नरसिम्हा राव के पास। उसके बाद तो वो लगातार कम से कम में रहे, 209 पर रहे अभी 2009 में भी, और उससे पहले 145 थे 2004 में जब उनकी सरकार थी। तो बहुमत की सरकार का मतलब है कि जो 400 प्लस हमारी सरकार में आई है। कहा 40, वो तो बता ही दिया मैंने 1984 का, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद 40 साल में गठबंधन की, इसको गठबंधन की सरकार की तरह से बोले। अब बात हो रही है कि जो शाजिया जी के लिए बहुत वार्निंग अलार्म जो हैं, जैसे मोती सिंह जी का आज का बयान मैं देख रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के 40 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा, नेता का सम्मान नहीं हो रहा, अफसर जो हैं करप्शन कर रहे हैं, वो गंभीर विषय है। और जो रमेश चंद्र मिश्रा जी ने जो बात कही है, हालांकि वो तो पिछले से पिछले चुनाव तक 2017 के पहले बीएसपी में थे, फिर वो इधर आ गए हैं, लेकिन वो जब ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, क्या बड़ा फैसला लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वो नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार अब असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। उनको भी कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, और कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए कि अब इससे सेटिस्फाइड मत हो जाइए कि भाई हम 99 पर आ गए और 230 पर आ गए। आप तो सरकार बनाने के लिए सब लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो उस पर काम करें, और ये एक मैसेज मिल रहा है उपचुनावों से, तो इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।